हेलो, हाँ जी गाइस, हाय, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 10 मिनट 10 खबरें। बहुत स्वागत है एसएससी लैब पर आप सबका। आइए शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्या चीज़ें हैं हमारे पास में। आ जाइएगा। ये प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स, हमने आपसे जो सवाल पूछे थे आप लोगों ने सब ने सही आंसर दिया है। वेल डन गाइस। मैंने पूछा था 10वां मेंबर कौन है ब्रिक्स का, आपने सही जवाब दिया है एकदम, इंडोनेशिया। शाबाश। आइएगा फिर देखिएगा। अच्छा, आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ नंबर 1, अनवीलिंग ऑफ तिरुवल्लुवर स्टैचू इन फिलीपींस। बड़ी बात है। देखिए ये क्यों बड़ी बात है, ऐसे समझिए। हम किसका अभी हम स्टैचू अनवील कर रहे हैं? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर कौन है? जिन्होंने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी हुई थी जिसका नाम है क्या? थिरुकुरल। याद आया आपको? जिन्होंने बहुत फेमस थिरुकुरल नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है। तमिल लिटरेचर की पुस्तक है ये, थिरुकुरल। ये तो थिरुकुरल बाय तिरुवल्लुवर। तो ये तमिल लिटरेचर की आप समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना किसी की नींव होना, तो ये तमिल लिटरेचर की नींव है ये पुस्तक। तो ये इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है क्योंकि इन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी हुई है। इन्होंने कई बार, इनको महात्मा गांधी भी इनकी पुस्तकें पढ़ते थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी इनकी पुस्तकें पढ़ते थे। ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड है। अब इनका स्टैचू फिलीपींस में ओपन किया जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। फिलीपींस कहाँ पड़ता है? ये पड़ेगा आपका पैसिफिक ओशन में पड़ता है। यूएस और चाइना, यूएस और जापान के बीचों बीच पड़ता है फिलीपींस। बहुत खूबसूरत है। एक छोटी सी चीज़ आपको बोलता हूँ, एक चीज़ सर्च करिएगा। ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब ये एकेडमिक पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये नॉन पढ़ाई से रिलेटेड है। एक चीज़ सर्च करिएगा। अगर आपको ब्यूटी देखनी है, आपको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाई का। राजा अम्पट, राजा अम्पट आइलैंड्स, आप इनको एक बार देखिएगा कि ये क्या है, और इससे ना आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा अपनी पढ़ाई करने के लिए। ये राजा अम्पट आइलैंड्स फिलीपींस में है। और कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अभी नहीं, करंट अफेयर खत्म करने के बाद, ठीक है। तो ये फिलीपींस में इसको ओपन करा गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। चलिए और आपको बता दूं, थिरुवल्लुवर डे जो है ये कब, ये 15 या 16 जनवरी, जब भी पोंगल का फेस्टिवल होता है तब थिरुकुरल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और पोंगल का फेस्टिवल, देखो इस बार सवाल बड़ा प्यारा आया था एग्जाम में कि बताओ इनमें से कौन सा फेस्टिवल जनवरी महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको समझ आ गया, पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का है और ये 15 या 16 जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये वहाँ का, तमिलनाडु का। हमारे वहाँ जैसे मकर संक्रांति होता है, तो उसी तरीके से तमिलनाडु में उसी मकर संक्रांति को पोंगल बोला जाता है। 4 दिन का होता है ये पोंगल। आगे बढ़ते हैं। नक्शा पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत कर दी गई है। देखिए क्या है कहानी। आज आपको पता है हमारे कोर्ट्स में आपने देखा होगा, इनफैक्ट आपने भी कई घरों में देखा होगा, यह भवन न्यायालय में विवादित है, इसका केस संख्या ये है, इस भवन की खरीद या बिक्री के ऊपर कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। माने बहुत सारे आपने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देखे होंगे, और ऐसे पता नहीं कितने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। पता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कैसे होते हैं, बताता हूं आपको। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा तालाब है, ठीक है। अब उस तालाब के ऊपर एक बड़ा सा बिल्डर आया, उसने क्या किया, पूरे तालाब को इलीगली, इस पूरे तालाब में मिट्टी डलवा दी, ठीक है। लोकल पुलिस स्टेशन से उसने साठगांठ कर ली कि कोई बोले ना। अब मिट्टी पड़ गई पूरी उस पूरे तालाब के ऊपर। अब उस तालाब के ऊपर बढ़िया उसने प्लॉटिंग करवा दी, ऐसे करके प्लॉट निकलवा दिए, खूब बढ़िया बढ़िया उसने घर बनवा दिए। उसके बाद खूब बढ़िया बढ़िया उसने पेड़ लगवा दिए यहाँ पर ऐसे ऐसे, और नाम लिख दिया ग्रह शोभा डेवलपर्स, और बढ़िया एकदम। अब आप गए, उसने पेपर में ऐड निकालना शुरू कर दिया। आप गए, आपने देखा जमीन, अरे भाई भाई बड़ी बड़ी सुंदर जमीन है। आपने धीमे धीमे प्लॉट बुक कर लिया, बुक कर लिया, बुक कर लिया, बुक कर लिया। अब जब बुक कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा, जब सारा पैसा उसको मिल गया, उसने प्लॉट बेच लिए अपने, 60-70% भी प्लॉट बेच लिए होते हैं ना, तो उनको बहुत पैसा मिल जाता है। पैसा लेके निकल लेते हैं वो लोग। अब क्या हुआ, अब एक दिन 5, 7, 10 साल बाद क्या हुआ, नगर निगम की, यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसकी नजर पड़ेगी आपके इस एरिया के ऊपर। वो कहेगा अरे यहाँ तो तालाब हुआ करता था, इसका मतलब आप सबके घर जो हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, इलीगल हैं। आपने हालांकि प्रॉपर तरीके से आपने खरीदा था, प्रॉपर लीगल तरीके से खरीदा था, लेकिन वो जमीन ही उस ब्रोकर ने आपसे छुपा ली कि ये तालाब की जमीन है। अब आपको पता नहीं, अब आप पूरा मोहल्ला जो है कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा कि साहब हमारी कोई गलती नहीं इसमें, हमारी कोई गलती नहीं इसमें। तो अभी इन्हीं सब चीजों को हटाने के लिए सरकार एक बहुत अच्छी चीज लेकर के आई है। क्या करेंगे, ड्रोन से और सैटेलाइट के थ्रू क्या करेंगे, पूरे शहर की मैपिंग करेंगे, और पूरे शहर के जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उन सबको डिजिटल कर देंगे। इससे ये भी पता चल जाएगा पीछे 100 साल तक जमीन, ये मान लो एक पर्टिकुलर जमीन है, इसका इस समय मालिक कौन था, फिर इस समय मालिक कौन था, फिर इस समय मालिक कौन था। तो आपको पीछे तक पता चल जाएगा यार एक्चुअल में ये जमीन किसी को, इसके कोई मालिक रहे हैं कि नहीं रहे। ऐसा तो नहीं इसके ऊपर कब्रिस्तान में कई बार बना देते हैं बिल्डर लोग, ऐसा तो नहीं पहले यहाँ कब्रिस्तान था या यहाँ शमशान घाट था, या मान लो यहाँ पर तालाब था। तो ये आगे के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इससे बहुत कम हो जाएंगे। ये है पूरी कहानी नक्शा की, समझ गए आप। तो देखिए, तो ये कौन ला रहा है, यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स ला रहा है, नक्शा प्रोग्राम ला रहा है, और ये इसका फुल फॉर्म है। थोड़ा फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। ये फुल फॉर्म जो है, अपने नोट्स कॉपी में ना एक सेक्शन बना लो जिसमें सिर्फ आप फुल फॉर्म लिखो, ये वाले, ठीक है।
चलिए फिर देखिए एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ये लॉन्च हो गया है। एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इसमें ये बेसिकली स्किल मंत्रालय जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, ये इन्होंने क्या करा है, इसमें छोटे छोटे इन्होंने एआई बेस्ड टीचिंग रखी हुई है। मतलब एआई जो है ये आपको पढ़ाएगा, कोई जैसे एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने जा रहा है। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप जब कोई शुरू करने जाता है तो उसे पता होना चाहिए कि यार कंपनी क्या होती है, यार पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है ये, इसके बाद मान लीजिए ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, उसे क्या बनाना है, उसे पार्टनरशिप बनानी है, उसे कंपनी बनानी है, उसे एलएलपी बनानी है, ओपीसी क्या होता है, वन पर्सन कंपनी, ये क्या होता है। फिर इसके बाद कंप्लायंसेस, साल में ये जो बैलेंस शीट होती है यार, ये क्या कहानी होती है, अरे बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं यार। डायरेक्टर की केवाईसी क्या होती है, डायरेक्टर केवाईसी क्या होती है, अरे भाई जीएसटी कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें एक डायरेक्टर को आनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं पहली बार ये सब शुरुआत कर रहा था ना, तो मतलब समझ लीजिए हमें सीए साहब हमारे टीचर हो गए थे। मैं उनके संग 3-3 4-4 घंटे बैठा रहता था और उनसे समझता था कि अरे कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, एलएलपी में और ओपीसी में क्या डिफरेंस है, बैलेंस शीट्स कैसे बनाई जाती हैं, कैसे मैच होती हैं, डायरेक्टर केवाईसीस क्या होते हैं, जीएसटी समझना अपने आप में एक कहानी थी। तो अब उस समय ये सारी बहुत मुश्किल चीज़ें थी जो पूरी एक इंसान को समझनी पड़ती थी, क्योंकि कोई भी गलती हो जाएगी सरकार सीधे आप अगला पकड़ेगी, भैया डायरेक्टर साहब कहाँ हैं आप। तो इसीलिए क्या करा गया, अब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने ये सब चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी हैं, एआई प्रोग्राम लेके आ गए हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप सब सिखाता चला जाएगा। तो अच्छी चीज़ है, आप लोगों को जिसको भी एंटरप्रेन्योरशिप करनी, कोई स्टार्टअप आप सोच रहे हो कि यार ऐसी चीज़ करूँ मैं, तो जा करके स्किल मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर ये प्रोग्राम है, इसको आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एनएसडीसी के साथ मिल करके इसको लॉन्च किया हुआ है। ठीक, आओ, और इसमें साथ में जो एआई टूल्स हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंटेल इंडिया इसको प्रोवाइड कर रहा है। आओ, कौन है भाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कौन है, इनका नाम है श्री जयंत चौधरी, ये इनका नाम है। चलो आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक सब देख लिया हमने जी। आओ फिर देखेंगे इसका फायदा, तो खैर अच्छा वो बता चुका हूँ आपको। मत्स्य 6000 की वेट टेस्टिंग शुरू हो गई है, मतलब अब हम पानी में डाल करके हमने इसको टेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये गेम चेंजर होगा भाई। देखो था क्या, हमारे वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी को ये कार्यभार सौंपा था कि आप लोग एक ऐसा डिवाइस बनाइए जो समुद्र के नीचे जा करके ये प्रॉपर माइनिंग कर सके। तो अब इसकी वेट टेस्टिंग भी शुरू कर दी है, अगले साल तक हम लोग समुद्र के नीचे होंगे और हम लोग ये टेस्टिंग कर रहे होंगे। इसके ऊपर सवाल जरूर बनेगा कि मत्स्य 6000 को बनाया किसने है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, और टारगेट और किसको दिया है चार्ज मिनिस्ट्री ने इसको बनाने का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। कहानी क्या है, देखो इंडियन ओशन या कोई भी ओशन में ना, अभी क्या है ना, हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम धरती के, हम ओशन में काफी नीचे जा सकें। हम कितना जा पाते हैं, मुश्किल से 300-400 मीटर, इतना नहीं यार, जाना होता है कम से कम 1500, 2000, 3000 मीटर पे खान है पूरी पूरी। जैसे पता है आपको, मीथेन के आइस क्रिस्टल मौजूद हैं सी बेड में। सोचिए, मीथेन के आइस क्रिस्टल, मतलब अगर हमने उनको टैप कर दिया तो हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मीथेन होगी, और मीथेन एक गजब की एनर्जी सोर्स है। क्या गजब का एनर्जी सोर्स होगा हमारे पास। इसके बाद आपको बताता हूं, कॉपर हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट हो गए, प्लैटिनम हो गया, कॉपर, प्लैटिनम, गोल्ड, रेयर अर्थ एलिमेंट, ये सारे के सारे सीबेड में भयंकर भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे पास इनको खोदने के लिए, इतनी नीचे जाने के लिए कोई टूल नहीं था। तो अब जो है ये हम मत्स्य 6000 का मतलब ये है, ये हमने, ये है मत्स्य 6000 का मतलब ये समुद्र में 6000 मीटर नीचे जा सकता है भाई साहब, बहुत हो गया। सबमरीन बड़ी से बड़ी भी ना 500-600 मीटर जा पाती है बस, तो ये इतना नीचे जा सकता है। ये NIOT इंडिया ने बनाया है। ये पावर खाली यूएस और चाइना के पास ही है अभी तक, अब तीसरे नंबर पर हम होंगे ये काम करने वाले। इसकी वेट टेस्टिंग अब शुरू कर दी गई है। चलिए, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेलेंट मिक्सचर बनाने जा रहा है, और बना लिया है। 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सचर है। क्या होता है ये कहानी, समझिएगा। देखिए होता क्या है, जब हमें किसी रॉकेट को फायर करना होता है तो जो सबसे नीचे स्टेज होती है इसको बोलते हैं बूस्टर स्टेज। क्यों? क्योंकि हमको सबसे ज्यादा फोर्स इस समय प्रोवाइड करना पड़ता है बूस्टर स्टेज पे, ताकि एकदम से बड़ा सा फोर्स मिले इस रॉकेट को शुरू करने के लिए। तो और ग्रेविटी भी सबसे ज्यादा होती है इस पॉइंट में। ग्राउंड पे आपको पता है कि धरती पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा सरफेस पे होती है। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटी कम होगी, और जैसे जैसे नीचे आओगे ग्रेविटी कम होगी। तो क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जी जो होता है वो मैक्स होता है, इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स चाहिए आपको। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ये होता है, यहाँ पर
ये बूस्टर स्टेज जो रॉकेट होते हैं, इनमें जो फ्यूल पड़ा होता है इसमें सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल होता है। और सॉलिड फ्यूल ना एकदम हाई प्रिसीजन से मिला हुआ होना चाहिए। मतलब जैसे आप समझिए, आपने कभी अपने रॉकेट देखे हैं जो आप लोग दिवाली पर फायर करते हो, उसमें बारूद होता है ना, बारूद कोई एक कंपाउंड नहीं होता यार, मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में बहुत अच्छे से मिले होने चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे ना तो धुधकने लगेगा, धुधकना समझते हैं ना, भू धू 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 ऐसे करके चलने लगेगा वो। तो रॉकेट में आप ये चीजें आप रिस्क ले ही नहीं सकते आप, इसीलिए क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे से मिला होना चाहिए, एक एक पार्टिकल बिल्कुल होमोजेनस मिक्सचर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने अपना, इसरो ने अपना खुद का 10 टन का, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेलेंट मिक्सचर है ये, देखो ये है, ये क्या करेगा, 10 टन प्रोपेलेंट को, सॉलिड फ्यूल को आपस में एक दूसरे में इतना बढ़िया से मिलाएगा कि एकदम होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। इतना बड़ा प्रोपेलेंट मिक्सचर पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये हो गया। तो ये बूस्टर रॉकेट के लिए चाहिए होता है, सबसे नीचे वाले रॉकेट के लिए, समझ गए। चलिए, तो ये 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर हमने बनाया, किसने बनाया है, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसरो, इन्होंने बनाया हुआ है ये। चलिए, फिर देखिएगा बाफ्टा अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। देखिए बाफ्टा अवार्ड्स क्या हैं, जैसे यूएसए है, यूएसए जो करता है वही यूके भी करता है, सिंपल है इन लोगों का, तुम करोगे तो हम करेंगे, सिंपल। तो यूएसए ने क्या करा हुआ, जैसे एकेडमी अवार्ड्स होते हैं इनके, एकेडमी अवार्ड्स का मतलब क्या हुआ, ऑस्कर्स, एकेडमी अवार्ड्स होते हैं ना, एकेडमी अवार्ड्स मतलब ऑस्कर्स। तो इसी हिसाब से, इसी तरीके से इनके वहाँ, क्योंकि अब यूएसए में एकेडमी अवार्ड्स होते हैं, तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, हम बाफ्टा अवार्ड्स लेके आएंगे। तो ये ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, ये तो 78 अवार्ड्स थे। इसमें कौन क्या जीता, बेस्ट फिल्म है कॉन्क्लेव, बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला, ब्रैडी कॉर्बेट को, द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी, ये भी द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, मिकी मैडिसन, एनोरा के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कीरन कल्किन, अ रियल पेन। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सालादान। आप इनमें से किसी को भी नहीं जानते होंगे, राइट, हम भी नहीं जानते। ये पहले नाम आया करते थे, बढ़िया बढ़िया सब जानते होते थे, लेकिन अब क्या है, अब नाम जानते ही नहीं किसी के भी। तो बस अब क्या है, अब हमें फिर याद करने पड़ेंगे। लेकिन बाफ्ता एक इंपॉर्टेंट नाम होता है, बाफ्ता और एकेडमी अवार्ड्स बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है तो याद तो करना पड़ेगा, मतलब दिस वे और दैट वे, आप इसमें मतलब कोई एस्केप नहीं है, याद तो करना पड़ेगा। आपको एक अच्छा तरीका बताऊं याद करने का, देखो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, हमेशा याद रहेगा, सुनो। क्योंकि मैं देखो आपको दिखा नहीं सकता वो वीडियोस, क्योंकि मैं वीडियोस दिखाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा चैनल पे। यूट्यूब पे जाना, डालना कॉन्क्लेव ट्रेलर, ठीक है, कॉन्क्लेव का ट्रेलर देख लो एक बार। अब एक बार जैसे मूवी का ट्रेलर देख लोगे ना तो हमेशा याद रहेगी, अरे हाँ इसको बाफ्टा अवार्ड मिला था। फिर डालना ब्रैडी कॉर्बेट बेस्ट सीन, अब देखना, या ब्रैडी कॉर्बेट बिहाइंड द सीन, तो आपको डायरेक्टर की फोटो दी जाएगी। एड्रियन ब्रूडी बेस्ट सीन, मिकी मेडिसन बेस्ट सीन, फिर कीरन कल्किन बेस्ट सीन, जो सालादाना बेस्ट सीन। इससे क्या होगा ना, आप लोगों को, अब आपने उनका वीडियो देखा होगा, हमारा दिमाग विजुअल मेमोरी को बहुत अच्छे से कैच करता है, इसलिए ये काम करिएगा, आपको बहुत देर तक याद रहेगा ये, ठीक है। यही सही तरीका होता है। और कोई भी अवार्ड शो आए ना, चाहे आईफा हो, चाहे आपका बाफ्ता हो, चाहे आपका अकेडमी हो, दोस्त यही तरीका यूज करो, बहुत अच्छा तरीका है ये। आओ फिर देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे, ज्ञानेश कुमार साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया है। तो अभी अब नए बन गए हैं हमारे पास में, अभी तक कौन थे, राजीव कुमार साहब थे, अब आ गए हैं ज्ञानेश कुमार, ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे भारत के। 19 फरवरी यानी आज ही के दिन से ये ऑफिस जो है ये संभाल लेंगे। आपको पता है भारत में देखिए क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक, और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, 2 ईसी होते हैं। आप जानते हैं पहले सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, टीएन शेषन के टाइम तक की। और टीएन शेषन उस समय क्या करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आज आप इलेक्शन सही देख रहे हैं ये सिर्फ टीएन शेषन की बदौलत है। ये एक इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे, इन्होंने कमर तोड़ दी थी पॉलिटिशियंस की। जैसे पहले बूथ कैप्चरिंग बहुत होता था, लाठी डंडे लेके पहुंच गए लोग, बूथ पूरा पूरा कैप्चर कर लिया। टीएन शेषन ने क्या किया, डीएम को पूरी पावर दे दी कि आप ही राजा हो, उस समय पॉलिटिशियन भी कुछ नहीं है। पीएसी दे दी कि आपके पास में हम सीआरपीएफ दे रहे हैं, पीएसी दे रहे हैं, सब डीएम के अंडर दे दिया। अब कहीं भी बूथ कैप्चरिंग हो तो आप सीधा डंडे बरसाइए वहां पर आरपीएफ के थ्रू। अब साहब क्या हुआ, एकदम सही होना शुरू हो गया। लेकिन उसी समय क्या हुआ, अब सरकार को, जो केंद्र सरकार थी उस समय, उनको लगा यार ये तो मामला थोड़ा गड़बड़ है। तो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने पार्लियामेंट में एक नया विधेयक लेकर के आ गए और उन्होंने क्या किया, बोले अच्छा गवर्नमेंट, अच्छा हमारे संविधान में लिखा है इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या नहीं लिखी हुई है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उतने इलेक्शन कमीशन होंगे जितने पार्लियामेंट को ठीक लगे, समझ गए आप।
तो अब उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में विधेयक पास करके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और बढ़वा दिए। टीएन शेषन साहब गए सुप्रीम कोर्ट की, बोले कि भाई देखिए ये सरकार अपनी मर्जी के इलेक्शन कमिश्नर ला करके हमने जो सारा सुधार कार्य किया है उसमें गड़बड़ करने चाहती है और ये गलत तरीका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए साहब, गलत तो हम नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं है, हमको सिर्फ उस पर चलना है जो संविधान में लिखा है। संविधान में ये पावर है पार्लियामेंट की, तो ये कर सकती है। तो वो दौर था कि जब 1 से 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, तो ये तब से फिर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जिसमें एक चीफ होते हैं। तो चीफ कौन है इस समय? अभी तक राजीव कुमार साहब थे, अब ज्ञानेश कुमार ये आ गए हैं नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और दूसरे कौन है? विवेक जोशी। और तीसरे कौन है? अरूप चंद्र। ठीक, तीन इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। आप तीसरे का नाम आप बताइएगा क्या लिखा हुआ है। होमवर्क है, आप बताइएगा थर्ड इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक हमने देख लिया बढ़िया से, ये पूरी कहानी देख लीजिएगा। स्थापना कब हुई है, इसीलिए 25 जनवरी को, क्योंकि इसकी स्थापना हुई है, इसीलिए हम लोग इस दिन नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं हम लोग। आइए अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है। आइए अब सवाल करते हैं, कौन से कंट्री ने फेमस तमिल संत पोए थे तिरुवल्लुवर, अभी कौन से कंट्री में इनका स्टैचू अनवील किया गया है? फिलीपींस में। फिर नक्शा प्रोग्राम किससे रिलेटेड है भाई? ये अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का है। कौन सी मिनिस्ट्री ने AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने। इंडिया को ने अभी हाल ही एक सबमरीन लॉन्च करी हुई है डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए, मत्स्य 6000। देन समुद्रयान प्रोजेक्ट जो है, ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका समुद्रयान प्रोजेक्ट का? ये लोगों को 6000 मीटर, न्यू सबमरीन, सेंडिंग ह्यूमन मिशन, ट्रेनिंग इंडियन फिशरमैन, ये आ जाएगा। ठीक, आइए अच्छा फिर आगे बात करते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर बना लिया है? ये इसरो ने बनाया है। फिर बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म अवार्ड्स किसको मिला है? बेस्ट फिल्म अवार्ड कॉन्क्लेव को मिला है। फिर बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है एड्रियन ब्रूडी को मिला है। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना दिए गए हैं? ज्ञानेश कुमार साहब। एंड दैट्स इट गाइस, विद दिस वी रैप अप आवर करंट अफेयर्स। ठीक है जी। एंड कवच वालों, आप लोगों का वेबिनार होने वाला है परसों, जिसमें आपको बहुत अच्छी से हम आपको टाइम हैक्स सिखाएंगे, आपको बहुत प्यारे प्यारे, यू विल लव इट। और आपके कैसे आपको प्रोडक्टिविटी हैक्स आपको सिखाने वाले हैं कवच में। और जितने भी लर्नर्स ना SSC एग्जाम को फाउंडेशन 0 लेवल से, आप बेसिक लेवल से हमारे पास आप जुड़ना चाहते हैं ना, बेसिक लेवल से आप सीखना चाहते हैं, तो आप ये चाहते हैं यार मैं सब कुछ 0 लेवल से सीख जाऊं, आपके लिए ये प्रोग्राम है। मैं आपको बोलूँगा कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जरूर से एनरोल होइए जो लोग 0 लेवल बेसिक लेवल से अपनी SSC की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं और इस साल के एग्जाम को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं। हर हाल में आप कर लेंगे, बस आप रेगुलर रहिएगा हर दिन अपनी ट्रेनिंग पे। इस कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 2199 का है। कोड क्या है? आप यूज़ करेंगे LAB लैब। इससे आपको ये 1599 का तो हो ही जाएगा, साथ में एक्स्ट्रा 2% का ऑफ भी आपको मिलेगा, 2% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और रेलवे ग्रुप डी वालों, ये है आप लोगों का बैच, कोड सेम है, एक्स्ट्रा 2% ऑफ के लिए। ठीक है, ये GS की किट है। अच्छा आप लोग को ये बता दूं यार, इसी में ना बुक्स वाले सेक्शन में जाना लैब में, उसमें करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की भी किताब है मेरी, वो जरूर देख लेना आप सारे लोग, वो जरूर से ले लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है वो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, टेक केयर।